श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 23 नवंबर है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी तगड़ी खबरों के साथ। मिडल ईस्ट इस वक्त फिर आग, सियासत और धोखे के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। कहीं हजरत फातिमा ज़हरा की शहादत पर पुरसोज मजलिसें गूंज रही हैं, तो कहीं सऊदी प्रिंस तुर्की अल फैसल इजराइल के अहंकार भरी नाकामी को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। ईरान का एक तरफ ब्रिक्स एससीयू में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी मिसाइल कुदरत दुश्मनों की नींदें उड़ा रही हैं। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने स्क्रीन पर होंगी, जहां आप पहली खबर देख सकते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा की शहादत, फातिहा की दूसरी रात। दोस्तों, आज फातिहा की दूसरी रात थी, जहां हजरत फातिमा ज़हरा की शहादत की याद में इमाम खुमैनी हुसैनिया में एक पुरसोज मजलिस आयोजित हुई, जहां रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह अली खामेनी साहब ने भी तशरीफ की। मजलिस में इजातुल इस्लाम अली ने खिताब करते हुए हक और बातिल की उस सदियों पुरानी जंग का जिक्र किया जिसका तज़किरा कुरान पाक और अहदीस में मिलता है। उन्होंने कहा कि इंसान की असली नजात और असल खुशी सिर्फ हक के रास्ते पर है और इस राह में हजरत फातिमा और उनकी औलाद की मोहब्बत बेमिसाल रहनुमाई करती है। उसके बाद मशहूर मुंशीद मोहम्मद रजा बाज़ारी ने हजरत ज़हरा की शान में मरसिया और नूहा पेश किया और पूरा हुसैनिया दुख और मोहब्बत की आवाजों से गूंज उठा। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, राष्ट्रपति पेजाशकिन का बड़ा बयान। दोस्तों, तेहरान में रिलायंस ग्रोथ नाम की सालाना कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजाशकिन ने बड़ी और अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स, एससीयू, ईएयू इत्तेहाद ईरान की मौजूदा मौजूदगी हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों को दिन ब दिन मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति पेजाशकिन ने बताया कि इन मुतालिक ताल्लुकात की वजह से बड़ी मार्केट तैयार हो रही है और ईरान दुनिया भर में ताजिरों और सियासी शख्सियतों को दावत दे रहा है ताकि ईरानी ट्रेडर्स एक हदफ भूमिका निभाते रहें, मुल्क की तरक्की में सीधा हिस्सा ले सके। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, आईआरजीसी कमांडरों का बड़ा बयान। दोस्तों, ईरान की मिसाइल कुदरत पर एक बड़ा बयान सामने आया है। ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फजल ने बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रोके नहीं रुकता, वो हर दिन ऊपर जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम कल से आज ज्यादा मजबूत हैं और आज से कल और भी मजबूत होंगे। जनरल शिकरची ने खास तौर पर शहीद हसन तेहरानी मुफ्तम का जिक्र किया, वो शख्स जिन्होंने ईरान की मिसाइल ताकत की बुनियाद रखी और वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जिस पर आज ईरान दुनिया को चौंका रहा है। इधर तेहरान आईआरजीसी के कमांडर जनरल हसन जादे ने कहा कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी अनक्लेटेबल है। 12 दिन की जंग में दुश्मनों ने बहुत बड़ी गलत हिसाबियां की। वो सोचते थे कि वो ईरान के मिसाइल को शुरुआत में रोक लेंगे, बीच में इंटरसेप्ट कर लेंगे और आखिर में ग्लोबल एयर डिफेंस से कंट्रोल कर लेंगे, जो वो नहीं कर सके। वहीं आप चौथी खबर देखिए, हमास ने उठाई सख्त आवाज। दोस्तों, गजा में सीजफायर फिर खतरे में है। हमास ने आज एक पुरजोर बयान जारी करते हुए इजराइल पर सीजफायर की लगातार और संगीन खुराफात का इल्जाम लगाया है।
हिज्ब के सीनियर लीडर इज्जत अल रिश्क ने कहा कि इजराइल एक नामालूम मुसलह का बहाना बनाकर तेज और भारी बमबारी कर रहा है, जिसमें आज ही 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने साफ कहा कि इजराइल झूठी दलीलें गढ़कर सीजफायर को तोड़ना चाहता है और कत्ले आम की जंग पर वापस लौटना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सारी झूठी बातें सिर्फ अमेरिकी बातचीत को भटकाने की कोशिश है। हमास ने वुस्ताद मीडिएटर्स और अमेरिकी हुकूमत से फौरन दखल की अपील भी की है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ईरान के हिरकानिया जंगलों में भयानक आग, यूनेस की विरासत खतरे में, तुर्की से मदद पहुंचेगी, रूस से भी सपोर्ट मांगा जा सकता है। दोस्तों, ईरान के उत्तरी हिस्से में मौजूद हिरकानियन जंगल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कई दिनों से भयानक आग की लपटों में घिरा हुआ है। 1 नवंबर को लगी ये आग कई दिनों बाद काबू में आई, मगर 15 नवंबर को दोबारा भड़क उठी और अब हालत काबू से बाहर होते जा रहे हैं। ईरानी वजीरे रियासत के नायब मोहम्मद जाफर कानबाने ने एक्स पर लिखा कि आग को रोकना अब लगभग नामुमकिन है, इसलिए ईरान ने दोस्त मुल्कों से फौरन मदद मांगी है। तुर्की 2 पानी छिड़कने वाली खास एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर और 8 एक्सपर्ट्स भेज रहा है। जरूरत पड़ने पर रूस से भी मदद मांगी जाएगी। तस्नीम न्यूज का कहना है कि आग जानबूझकर लगाई गई, शायद कुछ शिकारी इलाकों में आग लगाकर गए हो। अब तक 8 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल तबाह हो चुके हैं। ईरान इस वक्त 60 सालों में सबसे बदतर सूखे से गुजर रहा है, जिसकी वजह से आग बुझाना पिछले कई सालों की सबसे मुश्किल ऑपरेशन बन चुका है। यह जंगल 25 से 50 मिलियन साल पुराने हैं। 3200 से ज्यादा खास और नादिर पौधों की नस्लों का घर और आज एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है। वहीं आप छठी खबर देखिए, लेबनान के दक्षिण और बेका पर भारी बमबारी। दोस्तों, सीजफायर का समझौता एक बार फिर इजराइल की तरफ से सरेआम रौंदा गया है। आज शनिवार को इजरायली कब्जा फौज ने लेबनान के दक्षिण इलाकों और पूर्वी बेका वादी पर लगातार कई एयर स्ट्राइक किए। अलमायदीन के मुताबिक बमबारी तारिया और शम्सतार के आसपास की पहाड़ियों पर हुई, जहां कई धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनी गई। यह हमला सीजफायर की लगातार और खुले आम खुराफात की ताजा मिसाल है, जहां इजराइल बिना किसी रोक टोक लेबनानी इलाकों पर हमले जारी रखे हुए। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, हमास का आला स्तरीय वफद काहिरा रवाना। दोस्तों, अलमायदीन के मुताबिक एक बड़ा और अहम डेवलपमेंट सामने आया है हमास की तरफ से। हमास का एक क़यादी वफद, जिसकी क़यादत खलील अल हया कर रहे हैं, आने वाले कुछ घंटों में काहिरा पहुंच रहे हैं। मकसद एकदम साफ है, अरब मुल्कों के साथ पोजीशंस को हम आहंग करना और इस बेहद नाजुक दौर में फलस्तीनी कौमी मोर्चों को मजबूत करना। विश्लेषक हानी अल दाली के मुताबिक यह दौरा बेहद अहमियत रखता है, क्योंकि हमास इसे हसास मरहले में खास तवज्जो के साथ कर रहा है, ताकि गजा के लिए, फलस्तीनियों के लिए बड़े कदम उठाए जा सके। उन्होंने बताया कि फतह और फलस्तीनी अथॉरिटी से भी लगातार राब्ता किया जा रहा है और तमाम फलस्तीनी फसाइल इन कौमी मुज़ाकरत में शामिल होंगे। दाली ने उम्मीद जताई कि फतह और अथॉरिटी कौमी नेशनल इंटरेस्ट में तरजीह देंगे, क्योंकि निशाना सिर्फ एक जमात नहीं है, पूरा फलस्तीनी कौम इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, तुनीसिया में हजारों लोगों का गुस्सा। दोस्तों, आज तुनीसिया की सियासत में एक बड़ी तहरीक उठी। हजारों लोग राजधानी के दिल में उतर आए, जुल्म के खिलाफ और हक बेदरारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए। प्रोटेस्टकारों का कहना है कि राष्ट्रपति कैस सईद एक फर्दी हुक्मरानी लागू कर रहे हैं।
قاضی اور امنی اداروں کو اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ کئی پروٹیسٹ کاروں نے کالے کپڑے پہنے، ایک علامتی تصویر اپنے ساتھ ساجھا کی جس سے وہ بتاتے ہیں کہ تونسیا ایک بڑا کھلا قید خانہ بن چکا ہے۔ سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اور حقوقی تنظیمیں سب ایک ساتھ اس مارچ میں شامل ہوئے جو تونسیا کی سیاست میں ایک نادر لمحہ ہے اور نعرے گونجتے رہے۔ اب دم گھٹ رہا ہے، کافی ہے، ان چیزوں کو بند کرو۔ یہ نظام کے خلاف کھلی بغاوت ہے عوام کی۔ جہاں رسائنک کارخانے کی جانب بھی بڑھے، جہاں قابض شہر کے لوگ خطرناک آلودگی کے خلاف مہینوں سے آواز اٹھا رہے ہیں، وہیں آپ 9ویں خبر دیکھیے، غسان بن زادو کا سندیش۔ دوستوں، میدانی میڈیا نیٹ ورک کے چیئرمین غسان بن زادو نے وینزویلا کے راشٹرپتی نکولس مادورو کو ان کے جنم دن پر ایک خاص اور بہترین مبارکبادی پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ مبارکباد آزاد صحافیوں، عرب قومی تحریکوں اور مقاومت سے جڑی سوچ رکھنے والے سیاسی، فکری اور سانسکرتک حلقوں کی طرف سے ہے۔ غسان بن زادو نے مادورو کی اس فسانی کی تعریف کی جس نے انہوں نے وینزویلا کی آزادی، خود مختاری کو پہچان کو بچائے رکھا ہے اور دنیا کے ہر منچ پر عزت اور امن پر آدھارت پوزیشن لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مادورو کو دنیا کی آزادی چاہنے والی قوموں کا بائی حق رہنما بتایا جو ہر طرح کی چھپی ہوئی ہیجمنی کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہیں۔ بن زادو نے مادورو کی فلسطین کے لیے بے باک اور صاف اسٹینڈ کو بھی ایتہاسک قدم کہا، یہ کہتے ہوئے کہ غزہ اور رفح کے معصوموں کے لیے مادورو کی آواز تاریخ میں فخر سے درج ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاویز کی وراثت کا اصلی وارث بھی قرار دیا ہے۔ وہیں آپ آخری اور 10ویں خبر دیکھیے، سعودی پرنس ترکی الفیصل کا بڑا بیان۔ دوستوں، واشنگٹن میں عرب امریکی کانفرنس کے دوران سعودی عرب کے سینئر متعلق شخصیت پرنس ترکی الفیصل نے مڈل ایسٹ کی حالت پر ایک بے حد سخت اور صاف پوزیشن رکھی ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ مڈل ایسٹ میں امن اور اسٹیبلٹی کا ایک ہی راستہ ہے، فلسطینی مسئلے کا انصافی حل۔ پرنس ترکی نے صاف بتایا کہ آج پورا علاقہ اسٹریٹجک کنفیوژن یعنی کہ سیاسی بے یقینی اور تکرار کے دائرے میں پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کی بے رحم اور تباہ کن جوابی کارروائی کو ایک سیاسی ناکامی قرار دیا ہے جو اہنکار اور جھوٹی تصورات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ اس غلط فہمی نے اسرائیل کا عرب ملکوں کی امن کی پیشکشوں کو بھی غلط پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے جو اسرائیل نے انہیں دکھایا ہے۔ ناظرین، یہ تھی مڈل ایسٹ کی 10 سب سے بڑی اہم خبریں۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔